आज का टॉपिक है हमारा कैश बुक और कैश ट्रांजैक्शंस एंड इंटरनल चेक। कैश ट्रांजैक्शंस या कैश बुक के केस में आप इंटरनल चेक कैसे अप्लाई करेंगे? कैश बुक में आप क्या रिकॉर्ड करते हैं बच्चे? चैट बॉक्स में बताएं मुझे। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? ऋषभ, कैश ट्रांजैक्शंस आप किसे कहते हैं? क्या होती हैं कैश ट्रांजैक्शंस? ऋषभ, कैश सेल्स। राजेंद्र, कैश का आना जाना। संजना, कैश परचेजेस, कैश इनफ्लो आउटफ्लो, कैश पेड। तो आप ये कह सकते हैं कि कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। कैश की प्राप्तियां और कैश के भुगतान ये सब कहाँ पर आते हैं? कैश बुक में आते हैं। और कैश की चोरी सबसे जल्दी स्टार्ट होती है, सबसे ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं कैश में, इसलिए कैश के ऊपर स्ट्रिक्ट चेक रखना बहुत जरूरी है। कैसे चेक रखें, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम कोई फ्लो चार्ट नहीं बना रहे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें देखने हैं कैश बुक के केस में, कि किस तरह से कैश बुक के ऊपर हम कंट्रोल रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये है कि जो कैशियर है, जो कैश काउंटर पे पर्सन बैठा है, जो कैश में डील कर रहा है, कैश प्राप्त कर रहा है या कैश के भुगतान कर रहा है, जिसे आप कैशियर कहते हैं, कैशियर के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस नहीं होना चाहिए। कैशियर के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होनी चाहिए। उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। कैशियर का काम अलग होना चाहिए और जो पर्सन बुक्स में एंट्री करे वो पर्सन अलग होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद सिर्फ एक ऑथोराइज्ड ऑफिशियल क्या होता है? एक ऐसा कर्मचारी जिसको अधिकार दिया गया हो। ऐसा कर्मचारी जिसे अधिकार दिया गया हो। ये इंश्योर करें कि सिर्फ एक ऑथोराइज्ड ऑफिशियल ही सारे रिसीट्स इकट्ठे करे, सारी प्राप्तियां इकट्ठी करे, सारे रिसीट्स ले, और वही ऑथोराइज्ड ऑफिशियल सारे चेक्स कलेक्ट करे जो भी आ रहे हैं, ड्राफ्ट्स, बिल्स एटसेट्रा, जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, सारे रिसीट्स, चेक्स, ड्राफ्ट्स, बिल्स वही ऑथराइज्ड ऑफिशियल ले, जिसको जिसकी की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसा नहीं कि कोई भी जिसके पास भी चेक आए वो ले ले जी, जिसके पास भी ड्राफ्ट आए वो ले ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस कर्मचारी की ड्यूटी लगी है, जिसका काम है चेक्स ड्राफ्ट्स लेने का, सिर्फ वही ऑफिशियल, सिर्फ वही कर्मचारी चेक्स, ड्राफ्ट्स, बिल्स और ये रिसीट्स ले। ये लेने के बाद उनकी एक लिस्ट तैयार करे, कि मेरे पास ये चेक्स आ गए हैं, ये चेक का नंबर ये है, और इस दिन मुझे ये चेक मिला है, और ये चेक मुझे इस पार्टी से मिला है। इसकी एक लिस्ट तैयार करे और ये लिस्ट तैयार करके कहाँ पर सेंड कर दे? कैश डिपार्टमेंट के पास। कैश डिपार्टमेंट के पास सेंड करे, लिस्ट तैयार करे और कैश डिपार्टमेंट के पास ये सारी जो रिसीट्स मिली है उसे, जो भी कैश की पेमेंट्स उसके पास आई हैं, या फिर चेक्स, ड्राफ्ट एटसेट्रा जो कुछ भी है,
वो सारा कुछ कैश डिपार्टमेंट के पास सेंड कर दे। तो उसे क्या क्या सेंड करना है कैश डिपार्टमेंट के पास? लिस्ट ऑफ रिसीट्स, जितना भी कैश उसे मिला है वो सब, प्लस साथ ही साथ उसे लिस्ट के साथ उसे कैश, ड्राफ्ट्स, बिल्स एटसेट्रा, ये सब कुछ भी उसे सेंड करना है कैश डिपार्टमेंट के पास। ठीक है जी। जब कैश डिपार्टमेंट के पास ये सब चला गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कैश डिपार्टमेंट क्या करेगा? कैश डिपार्टमेंट ये जितना भी कैश उसके पास आया है कैश डिपार्टमेंट के पास, उसकी रसीद इशू करेगा। कैश डिपार्टमेंट will issue a receipt, will issue a receipt, रसीद, रसीद होती है ना कि आपके पास ये सामान आ गया है, आप उसकी रसीद काट के देते हैं। तो कैश डिपार्टमेंट रसीद काट के देगा फ्रॉम रिसीट बुक। रसीद वाली जो किताब होती है, रिसीट बुक जिसे आप कहते हैं, रिसीट बुक देखिए आपने, आप कहीं पे कुछ खरीदने जाते हैं तो एक रिसीट बुक होती है। आप जब पेमेंट करते हैं तो वो जो सामने वाला पर्सन है रसीद बुक में एंट्री कर देता है और वो रसीद काट के आपको दे देता है। ठीक है जी। सो हर रसीद के ऊपर एक नंबर होना चाहिए और कैश डिपार्टमेंट जैसे ही कैश रिसीव करेगा तो एक रसीद काट के दे देगा। देखिए जरा रसीद बुक कैसी होती है या एक रिसीट कैसी होती है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको, ये एक रसीद है, कैश रिसीट। आज की डेट में मान लीजिए आप मेरे पास कैश जमा करवाने आए, आप कैशियर हो, आप कैशियर हैं और मैं कैश डिपार्टमेंट में बैठी हूँ, मैं आपको रसीद काट के दूंगी। आपके पास दिन भर का कैश जो इकट्ठा हुआ, कैश, चेक एंड बाकी सब जो आपके पास इकट्ठा हुआ, वो हुआ 50,000 रुपए का टोटल। तो यहाँ पर रसीद बुक में इस तरह से लिखा होगा, ऐसा फॉर्मेट बना होगा। कैसा? रिसीव्ड फ्रॉम, तो मैं यहाँ पर आपका नाम लिख दूंगी, कैशियर मिस्टर, हाँ जी, कौन है भाई कैशियर आपकी क्लास में, कौन बनेगा? मान लीजिए राजेंद्र इज द कैशियर। रिसीव्ड फ्रॉम कैशियर मिस्टर राजेंद्र an amount of rupees, an amount of rupees 50,000, 50,000, और फिर उसके बाद वर्ड्स में 50,000 ओनली। ठीक है जी। ऐसे करके और नीचे मैं कर दूंगी अपने सिग्नेचर्स, यहाँ पे आ जाएंगे रिसीव करने वाले के सिग्नेचर्स। और इस तरह से इस रसीद की 2 कॉपीज बनेंगी, एक मेरे पास इस रसीद बुक में रह जाएगी और एक आपके पास चली जाएगी। ठीक है जी, आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि मैंने इस दिन इतने का कैश कैश डिपार्टमेंट में जमा करवाया था। ठीक है जी। सो इस तरह से जो आप लिस्ट तैयार करेंगे, लिस्ट के साथ जितनी भी आप रिसीट्स और चेक्स और ड्राफ्ट्स मिले हैं वो सब आप जमा करवाएंगे जाकर कैश डिपार्टमेंट के पास, और कैश डिपार्टमेंट आपको एक रसीद दे देगा रसीद बुक में से। अब आगे क्या है? रसीद बुक में से में कुछ और पॉइंट्स है बेटा, रसीद बुक के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ना
गलती से ना गलत रसीद बुक बन जाती, गलत रसीद बन जाती है, रॉन्ग रिसीट बन जाती है समटाइम्स, गलत रसीद, कभी कभी गलत रसीद बन जाती है। कैश डिपार्टमेंट में जो व्यक्ति बैठा है वो भी तो एक इंसान है। देखिए यहाँ पर कैश रिसीट का नंबर होगा नंबर 1, ऐसे ऐसे ही 1 2 3 4 उस रसीद बुक में और ऐसी बहुत सारी रसीदें होंगी। मान लीजिए इसका नंबर है नंबर 12, इस रसीद का नंबर है 12, तो रॉन्ग रिसीट कट गई मान लीजिए मुझसे, कैश रिसीव करते हुए मुझसे गलत रसीद कट गई, तो क्या मैं इसको फाड़ दूं? फाड़ देती हूँ, चलिए, मेरे से गलत रसीद कट गई। मेरा ध्यान कहीं और था, मुझे यहाँ पर डेट भी कुछ और लिखनी थी, नाम भी कुछ और लिखना था, और अमाउंट भी कुछ और लिखना था, और मैंने सब कुछ गलत लिख दिया। रॉन्ग रसीद कट गई, गलत रसीद काट के दे दी मैंने। मैं इसको फाड़ देती हूँ? नहीं जी, फाड़ना नहीं है। गलत रसीद को, गलत रसीद को कैंसल कीजिए, गलत रसीद को कैंसल कीजिए। कैंसिल किया जाना चाहिए, फाड़ना नहीं चाहिए, टीयर नहीं करना है आपने। should not be torn, it should not be torn। आपको रसीद को फाड़ना नहीं है। there is some problem with my pen। ठीक है जी, अब कैंसिल कैसे करते हैं? कभी आपने चेक कैंसिल किया है? चेक कैंसिल किया है कभी आपने? ये देखिए, ये है आपकी रॉन्ग रसीद जो गलती से गलत कट गई है। कैश रिसीट, यहां पर डेट मैंने 10 डालनी थी, मैंने 8 डाल दी। रसीद नंबर है 12। रिसीव्ड फ्रॉम कैशियर मिस्टर राजेंद्र, ऐसे करके मैंने सब कुछ इसमें लिखा, लेकिन ये गलत हो गया, तो मैं इसको ऐसे करके कैंसिल कर दूंगी। कैसे? ये देखिए, मैं रेड पेन से कैंसिल करती हूँ इसको। ठीक है जी, इस तरह से ही चेक कैंसिल होता है बेटा। आपने इस रसीद को कैंसिल कर देना है, आपने इसको फाड़ना नहीं है, आप इसको अपनी रसीद बुक में ही लगी रहने दीजिए। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर मान लीजिए आपने इसमें कुछ बदलाव करने हैं, आपने इसमें कुछ बदलाव करने हैं, मान लीजिए आपने 8 की जगह 10 करना था, आपने यहाँ पर 10 कर दिया ऐसे करके, ये तो ओवर राइटिंग हो गई, इसके ऊपर तो डाउट हो जाएगा। तो जहां पर भी आप ओवर राइटिंग करें, ऑल्ट्रेशन करें, वहां पर एक अधिकृत अधिकारी के सिग्नेचर्स होने चाहिए। ठीक है जी। सो जब भी आप बदलाव करें, यहाँ पर रसीद बुक में जब भी आप बदलाव करें, तो उसके ऊपर सिग्नेचर्स करने जरूरी है, ताकि पता चल जाए कि ये सिग्नेचर्स, ये बदलाव जो है वो किसने करे हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। जितनी भी कैश की प्राप्तियां आपको प्रतिदिन होती है, उसको आप उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करें। ऑल रिसीट्स, जितनी भी कैश की प्राप्ति हुई, should be deposited in the bank every day। हर दिन कैश को बैंक में जमा करवाएं।
क्योंकि जितना आप फिजिकल कैश ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे उतना उसकी चोरी की संभावना बढ़ेगी, इसलिए साथ ही साथ कैश को बैंक में जमा करवाते रहे। कोशिश करें कि जो भी पेमेंट्स आप ले रहे हैं, जो भी पेमेंट्स आप दे रहे हैं, पेमेंट्स, या फिर आप अपने कस्टमर से अगर कोई रिसीट्स ले रहे हैं, कस्टमर्स मेकिंग पेमेंट्स, जो भी कस्टमर्स आपको पेमेंट कर रहे हैं, ट्राई करें कि क्रॉस्ड चेक के थ्रू करें, क्रॉस्ड चेक से करें। क्रॉस चेक का मतलब मैं आपको बता चुकी हूं, ये चेक है, यहां पर इस तरह से क्रॉसिंग करना अकाउंट पे। तो ट्राई करें कि आपके कस्टमर्स जो हैं वो आपको कैश की बजाय चेक के थ्रू पेमेंट करें, और जो चेक हो वो क्रॉस्ड हो। ठीक है जी, ये बात भी समझ में आ गई। फिर उसके बाद जो भी आप पेमेंट्स करें, पेमेंट्स मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, पेमेंट्स मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, आपने किसी तरह की कोई पेमेंट करनी है यदि, तो ट्राई करें कि ये पेमेंट्स भी आप चेक्स के थ्रू ही करें, और जो चेक्स हैं वो क्रॉस्ड हो, ताकि उसकी मिसएप्रोप्रिएशन की संभावना कम हो जाए, और जो चेक बुक है वो सेफ कस्टडी में रहे। चेक बुक सेफ कस्टडी में रहे, सुरक्षित हिरासत। लॉक एंड की में रखें चेकबुक को, वरना चेकबुक का मिसयूज हो सकता है। उसके बाद टाइमली आप बनाए BRS। व्हाट इज BRS? चैट बॉक्स में बताएं BRS क्या होता है। व्हाट इज BRS? BRS नहीं पढ़ा आपने कभी? +1 +2 ऐसे ही निकल गई। BRS is Bank Reconciliation Statement। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, देखिए आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में आपने बना रखी है एक बैंक बुक। बैंक बुक आपने कहां पर बना रखी है? अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। उसमें आप सारी बैंक की एंट्रीज चढ़ाते हो, सारी एंट्रीज चढ़ाते हो कि ये चेक मैंने बैंक में लगाया, ये चेक से मैंने बैंक में से पेमेंट करी। आप बैंक बुक में सारी बैंक की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। और एक आपके पास होती है पासबुक, बैंक की पासबुक। पासबुक क्या है? जहां पे आपका बैंक आपकी एंट्रीज चढ़ाता है, दिस इज पासबुक। ये कहां पर होती है? बैंक में। बैंक का रिकॉर्ड है ये बैंक का रिकॉर्ड है। और बैंक बुक क्या है? ये आपका खुद का रिकॉर्ड है, यहाँ पर आपने एंट्रीज चढ़ाई है, यहाँ पर आपके बैंक ने एंट्रीज चढ़ाई है। आपको इन दोनों में की रिकंसिलिएशन करनी है, रिकंसिलिएशन करनी है। व्हाट इज रिकंसिलिएशन? मैचिंग द एंट्रीज, मैचिंग द एंट्रीज एंड द बैलेंस। एंट्रीज मैच कीजिए दोनों की। क्या दोनों की एंट्रीज मैच हो रही हैं? क्या दोनों का बैलेंस मैच हो रहा है? मान लीजिए आपकी बैंक बुक में जो बैलेंस है एज ऑन 8/12, 8/12/2020 को, आपका बैंक बुक जो आपने एंट्रीज रिकॉर्ड करी है खुद,
वो आ रहा है ₹1,04,000। और आपकी जो पासबुक है जिसमें एंट्रीज आपके बैंक ने करी है, वहां पर आज ही के दिन जो बैलेंस आ रहा है वो शो हो रहा है 1,10,000। 1,10,000 कितने का फर्क है? 6,000 का फर्क है। डिफरेंस ₹6,000। पता लगाएं कि ये 6,000 का फर्क क्यों है। ये पता कैसे चलेगा? दोनों की एंट्रीज को मैच कीजिए। बैंक बुक और पासबुक दोनों की एंट्रीज को मैच कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपने बैंक बुक में कहां पर एंट्री गलत चढ़ाई है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है ताकि किसी तरह का अगर कोई फ्रॉड हो तो आपके सामने आ जाए। ठीक है। उसके बाद सरप्राइज वेरिफिकेशन ऑफ कैश कीजिए। सरप्राइज वेरिफिकेशन ऑफ कैश ये कैसे करेंगे? कैशियर के पास कैश इन हैंड पड़ा है। कैशियर के पास कैश इन हैंड पड़ा है 50,000 रुपए। और आपने कैश बुक उठाई। कैश बुक क्या है? जिसमें आप कैश की एंट्रीज करते हैं। आपने कैश बुक उठाई। कैश बुक में आपको बैलेंस दिखाई दिया 51,000। भाई रिकॉर्ड तो 51,000 का है और कैशियर के पास 50,000 ही पड़ा है। तो आप कैशियर से पूछेंगे कि 1,000 रुपए कहाँ हैं? कितना डिफरेंस है यहाँ पर? डिफरेंस है 1,000 रुपीज का। आप इस 1,000 रुपीज के लिए कैशियर से सवाल पूछेंगे ये 1,000 रुपीज कहाँ है। सो सरप्राइजिंगली आपको कैश की वेरिफिकेशन करनी है ताकि अगर कैश में किसी तरह का फ्रॉड हो रहा है तो वो सामने आ जाए। इस तरह से आप इंटरनल चेक सिस्टम इनकॉर्पोरेट करते हैं इन कैश बुक और कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी। क्या है कैश बुक में? कैश बुक में आप रिकॉर्ड करते हैं कैश की प्राप्तियां और कैश के भुगतान। क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो कैशियर है उसको बुक्स में एंट्री करने ना दे। कैशियर अलग हो और जो जिसका काम बुक्स में एंट्री करने का हो वो व्यक्ति अलग होना चाहिए। एक ऑथोराइज्ड ऑफिशियल, एक अधिकृत कर्मचारी को ही ड्यूटी दी जाए कि वो सारी प्राप्तियां, चेक्स, ड्राफ्ट्स, बिल्स सबको कलेक्ट करे। कलेक्ट करने के बाद वो उसकी लिस्ट तैयार करे। लिस्ट तैयार करके वो लिस्ट और कैश दोनों चीजें इकट्ठी करके कैश डिपार्टमेंट के पास जमा करवाए। कैश डिपार्टमेंट जब सारे के सारे रिसीट्स कैश इकट्ठा करके अपने पास रखेगा तो वो उसको रसीद बुक में से एक रसीद काट के दे कैशियर को। रसीद का फॉर्मेट क्या है ये मैं आपको यहाँ पर समझा चुकी हूँ। यदि कैश डिपार्टमेंट से रॉन्ग रसीद कट जाए, गलत रसीद कट जाए, तो उस रसीद को फाड़ना नहीं है, उसको कैंसिल करना है। जितनी भी आपकी कैश की प्राप्तियां हैं उनको साथ की साथ बैंक में जमा करवाएं। कस्टमर्स को हिदायत दें कि कस्टमर्स जो भी पेमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को करें वो चेक के थ्रू करें, वो भी क्रॉस चेक। ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी तरह की पेमेंट्स करे तो ज्यादा से ज्यादा पेमेंट्स वो क्रॉस चेक के थ्रू करे। चेक बुक जो है वो सेफ कस्टडी में रहे। कुछ कुछ टाइम के बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर बैंक बुक और पासबुक का बैलेंस जो है वो मैच करते रहे ताकि अगर कोई एंट्री मिस हो गई है तो उस एंट्री को रिकॉर्ड किया जा सके। और कुछ कुछ टाइम के बाद सरप्राइज वेरिफिकेशन करते रहे कैश की ताकि अगर किसी तरह का कोई फ्रॉड हो रहा है तो वो पकड़ा जा सके। ये तो हो गया जी आपका कैश बुक एंड इंटरनल चेक। नेक्स्ट आपका आता है कैश सेल्स एंड इंटरनल चेक। क्रेडिट सेल्स के केस में हम इंटरनल चेक की बात कर चुके हैं।
अब यदि आप नकद सेल्स कर रहे हैं, कैश सेल्स कर रहे हैं, तो वहां पर आपको किस तरह का चेक रखना है। देखिए, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी बहुत सारी सेल्स हैं जो डेली बेसिस पर कैश में होती हैं, और जहां पर कैश इन्वॉल्व होता है वहां पर फ्रॉड और मिस एप्रोप्रिएशन के चांसेस हमेशा हाई रहते हैं। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैश सेल्स की बात करें तो कैश सेल्स 3 तरह से हो सकती है। 3 ways ऑफ कैश सेल्स। 3 तरह से आप कैश सेल्स कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट इज सेल्स एट काउंटर। आपकी शॉप है, आपके काउंटर पे लोग आते हैं और सामान खरीद के कैश पे करके चले जाते हैं। कैश एट काउंटर, सेल्स एट काउंटर, जिसे आप ओवर द काउंटर सेल्स भी कहते हैं। दूसरा आपका आता है सेल्स बाय ट्रैवलिंग एजेंट्स। सेल्स बाय ट्रैवलिंग एजेंट्स। आप देखते हैं कभी कि आपके घर के बाहर बेल बजी है और एक एजेंट अपना प्रोडक्ट दिखा रहा है आपको और कह रहा है कि ये प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं, उसके फीचर्स बताता है आपको और उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको कन्विंस करता है, इंड्यूस करता है। ये है सेल्स बाय ट्रैवलिंग एजेंट्स, जो कि जगह जगह जाकर घूम फिर कर जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसे सेल करते हैं। सेल्स बाय ट्रैवलिंग एजेंट्स। थर्ड इज पोस्टल सेल्स। पोस्टल सेल्स। आप आपको ऑर्डर रिसीव हुआ और आपने कस्टमर के एड्रेस पे वो सामान भिजवा दिया। दिस इज पोस्टल सेल्स। बाय पोस्ट, बाय पोस्ट, बाय पार्सल आप सामान भिजवा रहे हैं। दिस इज थर्ड टाइप ऑफ सेल, पोस्टल सेल। So we have 3 types of cash sales: sale at the counter, sale by the traveling agent, and postal sales. इन तीनों सेल्स में अलग अलग इंटरनल चेक प्रोसीजर आपको अप्लाई करना होगा। यदि आप सेल्स एट काउंटर कर रहे हैं, ओवर द काउंटर सेल कर रहे हैं, तो किस तरह से इंटरनल चेक सिस्टम चलेगा, ट्रैवलिंग एजेंट के केस में कैसे सिस्टम चलेगा, पोस्टल सेल्स में कैसे चलेगा, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, internal check and sale at the counter. ओवर द काउंटर सेल कर रहे हैं तो वहां पर आप इंटरनल चेक सिस्टम कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले तो डिवीजन ऑफ वर्क कीजिए। डिवीजन ऑफ वर्क, काम का विभाजन कीजिए। शुरू से लेके एंड तक एक ट्रांजैक्शन को एक ही इंसान के हाथ में मत दीजिए। वही पर्सन सामान बेच रहा है, वही पर्सन कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट कर रहा है, सेम पर्सन बुक्स में एंट्री कर रहा है और वही पर्सन गुड्स को हैंड ओवर कर रहा है। सारा काम एक इंसान के हाथ में मत दीजिए। अलग अलग व्यक्ति रखिए अलग अलग काम के लिए। यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि आपकी एक दुकान है। अगर आप ये मान के चलेंगे तो ये प्रोसेस आपको इजीली समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपकी एक दुकान है और आप दुकान में मालिक हैं। आपको, आपकी दुकान है मान लीजिए कपड़ों की, गारमेंट्स की दुकान है, और आपने गारमेंट्स बेचने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 5-6 एम्प्लॉइज रखे हुए हैं। तो आप अलग अलग एम्प्लॉइज को अलग अलग काम दीजिए। कैसे? जो पर्सन सामान बेचेगा उसको अलग काम दीजिए। पर्सन हु सेल्स द गुड्स, बेचने का काम एक को दीजिए,
दूसरा, पेमेंट लेने का काम दूसरे इंसान को दीजिए, पर्सन हु टेक्स द पेमेंट। कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करने का काम दूसरे कर्मचारी को दीजिए। बुक्स में एंट्री चढ़ाने का काम तीसरे कर्मचारी को दीजिए, पर्सन हु रिकॉर्ड द सेल्स इन द बुक्स। बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करने का काम तीसरे व्यक्ति को दीजिए। और पर्सन हु गिव्स द गुड्स टू द बायर, जो बायर को सामान दे ऐसा काम किसी और व्यक्ति को दीजिए। सारा काम एक ही इंसान के हाथ में मत दीजिए। मान लीजिए ये आपने दे दिया ए को, ये काम आपने दे दिया बी को, ये काम आपने दे दिया सी को, और ये काम आपने दे दिया डी को। तो काम का विभाजन कीजिए। सामान बेचे कोई एक, सामान की पेमेंट दूसरा व्यक्ति ले, उसको बुक्स में कोई और चढ़ाए, और उसको जो गुड्स हैं उसको कस्टमर को हैंड ओवर करने का जो काम है वो आप किसी और कर्मचारी को दीजिए। इसलिए सबसे पहले तो काम का विभाजन कर दीजिए। ठीक है, और डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन।